स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू भोपाल में बढ़ा दिया गया है। 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू भोपाल में बढ़ाया गया है। पहले 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू था। भोपाल कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और अब इसकी तारीख 10 मई कर दी गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से संक्रमण जो है वो अभी तक काबू में नहीं आया है और इसकी वजह से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। जितेंद्र संवाददाता भोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? जो कर्फ्यू है उसकी अवधि बढ़ती जा रही है। इसके पहले भोपाल कलेक्टर ने 3 मई तक इस तरह से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने की आदेश जारी किए थे। उसके बाद अब इस कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो कह सकते हैं यथावत सारी जो पाबंदियां हैं वैसी ही रहेंगी और 10 मई तक अब इस लॉकडाउन की अवधि और बढ़ा दी गई है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी की। और भोपाल में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और तेज बारिश यहां शुरू हो गई। गरज चमक के साथ बारिश हुई है। भोपाल में तेज हवाएं भी चल रही है। तो ये एक और ये खबर और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीर, मौसम का मिजाज जो है वो अचानक से बदल गया। तेज बारिश यहां हुई है। गरज चमक के साथ बारिश हुई है और तेज हवाएं भी भोपाल में चल रही है। और चलिए अब बात करते हैं दमोह के दंगल की। तो दमोह उपचुनाव में 15वें राउंड की मतगणना खत्म हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है, बल्कि यूं कहें कि यह बढ़त बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस की कुल बढ़त अब बढ़कर 17,089 वोटों की हो चुकी है। अजय टंडन को 46,759 वोट हासिल हुए हैं। राहुल लोधी अभी 30,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। 29,670 वोट उन्हें हासिल हुए हैं। बीजेपी के राहुल लोधी काफी पिछड़ गए। तो 26 राउंड की मतगणना होनी है और जिसमें 15 राउंड पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है और कांग्रेस की कुल बढ़त अब 17,000 वोटों से भी ज्यादा हो चुकी है। अजय टंडन 46,759 वोट अभी तक हासिल कर चुके हैं। तो राहुल लोधी 30,000 के आंकड़ों को भी छू नहीं पाए। 29,000 से कुछ ज्यादा वोट उन्हें हासिल हुए हैं। 29,670 वोट कुल उन्हें हासिल हुए हैं अभी तक। और मतगणना लगातार चल रही है, काउंटिंग चल रही है, जिसमें शुरुआत से देखा जाए तो 15 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें 5वें राउंड में जरूर राहुल लोधी ने थोड़ी सी बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के अजय टंडन लगातार बढ़त बनाते हुए आगे निकले जा रहे हैं। 11वें राउंड में जहां उनकी बढ़त 11,000 थी, तो उसके बाद 11, 12, 13 राउंड करते करते 15 राउंड हो चुके हैं अभी और 15 राउंड में यह बढ़त 6,000 और बढ़ गई। धर्मेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। धर्मेश, क्या जानकारी? कांग्रेस काफी बढ़त बना चुकी है और क्या निर्णायक बढ़त इसे कहा जाए? धर्मेश, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि धर्मेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है और वो बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी के राहुल लोधी पिछड़ गए हैं काफी और ये 17,089 वोट जो हैं उनसे ये आगे चल रहे हैं अजय टंडन। तो दमोह का दंगल शुरू क्यों हुआ था ये भी आपको याद ही होगा। दमोह में राहुल लोधी कांग्रेस के विधायक बनकर पहुंचे थे, जीत कर आए थे और तब जीत का अंतर हालांकि काफी कम था। धर्मेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। धर्मेश, क्या जानकारी? एक निर्णायक बढ़त की तरफ क्या अजय टंडन बढ़ चुके हैं, ये मान लिया जाए?
जी पुनीत, मैं आपको बता दूं गलत है, ये 15 राउंड की यहाँ पर गिनती पूरी हो चुकी है और लगातार कांग्रेस के जो अजय टंडन है वह इस सीट पर लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं। पहले 1000 का पर राउंड चल रहा था, जैसे ही 13 राउंड पूरे हुए तो 13वें राउंड में ये 2000 से इनका आंकड़ा आगे चला और 13वें राउंड में ये 14000 से लगातार 2-2 करके ऐसा इनका राउंड बढ़ता जा रहा है और 15वें राउंड में यह 17,089 वोट को लेकर के और जो भाजपा के राहुल लोधी हैं इनसे आगे चल रहे हैं। पुनीत जी, इसके अलावा धर्मेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसे निर्णायक बढ़त मान लिया जाए कि ये निर्णायक बढ़त हो गई है, या फिर अभी जैसा कि हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़े थे वो कह रहे थे कि 17 राउंड की गिनती पूरी हो जाने तक ये माना जाएगा कि ये बढ़त उनकी निर्णायक हो गई है और उसके बाद बस नतीजे ही देखना बाकी है। पुनीत, मैं बता दूं अभी तक जो 15 राउंड की जो गणना हुई है उसमें क्या था, अभी तक जो इसमें मुकाबला देखा गया वो एक पक्षीय जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी कहीं भी अपने आप को गलत है ये मतलब वापसी करने की, जो 11वां राउंड था, केवल 11वें राउंड में एक बार जो है बीजेपी ने वापसी की थी और इसमें राहुल लोधी ने बढ़त ली थी। उसके बाद में अभी तक के 15 राउंड में कहीं भी बीजेपी ने कोई वापसी नहीं की है और ये मान के चलिए कि यहाँ पर गलत है जो ये 9 राउंड शेष रह गए हैं और अधिकतर जो राउंड हैं इन्हीं राउंडों में जो सबसे बड़े पोलिंग बूथ होते हैं या सबसे ज्यादा वोटिंग वाले बूथ हैं वो इन्हीं राउंडों में हैं। जो वोटिंग रह गई है वह काफी कम है और ऐसे में मुझे नहीं लगता अगर ये बात कही जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त पर है और अपनी विजय की ओर अग्रसर है। पुनीत जी, अग्रसर आप बता रहे हैं। और अभी अगर बात की जाए तो कितने एक राउंड में कितने वोटों की गिना जा रहा है और कितने वोट गिनना बाकी है, उसी से एक मोटा अंदाजा तो लग ही जाएगा। धर्मेश, पुनीत, मैं बता दूं यहाँ पर अभी 15 राउंड हो चुके हैं, ये 15 और 16वां चल रहा है तो करीब 10 राउंड यहाँ शेष रह गए। 10 राउंड में यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि 70 से 75% जो वोटिंग है वो यहाँ पर उसकी गणना हो चुकी है और इस दौरान जो भी है गलत है यहाँ पर कांग्रेस का ही पलड़ा इस काउंटिंग के और 15 राउंडों के दौरान दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं भी बीजेपी की ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये जरूर है कि कुछ राउंड ऐसे होंगे, कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं राहुल सिंह के पक्ष में एक तरफा जा सकते हैं। जो अभी शेष जो राउंड है वो जो पोलिंग बूथ बचे हुए हैं तो इसमें ये जरूर लगता है, बाकी इतनी लीड कवर करना ये मैं नहीं समझता कि गलत है बीजेपी इतनी लीड कवर कर पाएगी। जी, प्रतिक्रियाएं आ रही है राजनीतिक दलों की तरफ से? जी बिल्कुल स्वाभाविक बात है। जब गलत है एक तरफा अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बीजेपी गलत है कहीं वापसी की इसमें नहीं दिख रही है तो जाहिर होती है। जैसे गलत है अजय टंडन से हमारी बात हुई थी, अजय टंडन का यही कहना था कि ये जनता की जीत है, ये उनकी जीत नहीं है। और अजय टंडन बार बार यही बात कहते हुए आए थे यहाँ सच और झूठ की लड़ाई है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का कोई सिंबल का यहाँ कोई चुनाव नहीं है, यहाँ स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो है ये चुनाव लड़ा गया था और ये स्थानीय चेहरों को लेकर ही यहाँ पर जनता ने वोटिंग की है। और बीजेपी की तरफ से क्या राहुल लोधी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ पहले उन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया, चुनाव जीता, उसके बाद कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हो गए, सीट उन्होंने खाली की और फिर से वापस जनता के बीच वो खड़े थे। तो ऐसे में अब जो नतीजे या रुझान जो कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? पुनीत, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस टाइप से गलत है अक्टूबर के माह में और कांग्रेस को छोड़ करके और जिस तरह से बीजेपी में राहुल लोधी शामिल हुए थे तो उसके बाद में ये अपने आप को भले कुछ बता रहे थे कि विकास के मुद्दों को लेकर के इन पार्टी का परिवर्तन किया है, कांग्रेस को छोड़ा है। बाकी इस चीज को कहीं दूर तक गलत है जो इस जनता है, जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी बात ये अपने तरीके से बोलते रहे हैं कि भाई वह विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में वोट लेने पहुंचे
पहुंचे थे और उन्होंने वोट मांगी थी। जब कमलनाथ जी ने उनके मन के मुताबिक इस क्षेत्र का विकास नहीं किया तो उन्हें पार्टी को छोड़ा था। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। बाकी जनता का क्या मूड था और जनता अपने तरीके से विरोध करती रही। बाकी यहाँ अगर वोटिंग की बात की जाए तो वोटिंग में वही बात सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इनका कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होना जनता को रास नहीं आया। और वही एग्जिट पोल यहाँ पर वो दिखाई जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेश, एक बात और कि ये चुनाव जो हुआ कोरोना काल में हुआ, आपने इसको भी कवर किया, साथ में अभी जो काउंटिंग चल रही है वो भी कोरोना काल में काउंटिंग चल रही है, बहुत सारे सख्त नियम हैं। क्या नज़ारा काउंटिंग सेंटर में आपने देखा है, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक इसको लेकर भी, क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी हैं पीपी किट में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। ये भी कहा गया था कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होना भी जरूरी है, ये भी बताया गया था कि काउंटिंग में शामिल होने के लिए। काउंटिंग में अगर प्रशासन की बात की जाए तो काउंटिंग में प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। बाकायदा काउंटिंग से पहले जो कोरोना की महामारी चल रही है उसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन की ओर से कल जो कोरोना की जांच रिपोर्टें हैं जांच की गई थी। बाकायदा जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसको यहाँ पर गणना जो मतगणना केंद्र है उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई एंट्री नहीं दी गई है। और जो भी है जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी तो उनको यहाँ बाकायदा सुरक्षा के साथ में जो भी काउंटिंग का कार्य वो चल रहा है। और जो सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल होता है कोरोना का, इन प्रोटोकॉल को पूरा ध्यान में रखते हुए और यहाँ गणना का काम, मतगणना का कार्य चल रहा है और लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं अगर कोरोना महामारी की बात की जाए तो ये भी एक सीधा अपन बोले तो ये जनता के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जिस टाइम ये चुनाव हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जनता को ये बात खलती है कि ये इस दौर में अगर ये चुनाव हुआ तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जान खतरे में गई हुई है। जी धर्मेश, एक चीज़ और कि चुनाव प्रचार जब चल रहा था तब भी आपने कवर किया, हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े बड़े दिग्गज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मोर्चा संभाले हुए थे, इसके अलावा उमा भारती वो भी यहाँ पर आई थी प्रचार के लिए, लोधी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए। साथ ही उमा भारती के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम मंत्री भी पूरी ताकत झोंके हुए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से केवल कमलनाथ यहाँ पर नजर आ रहे थे। कैसा मुकाबला ये चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा है? मैं पुनीत अगर इस चुनाव की बात करूं तो वही बातें एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यहाँ जिस टाइप से इस चुनाव को देखा गया है कि ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव है, ये दूर दूर तक ये चुनाव यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का रहा ही नहीं। वही रुझान बता रहे हैं, ये सीधा जो स्थानीय चेहरे हैं उन चेहरों को लेकर के सही और गलत ये जो बात जो बार बार आती रही है, ये उन्हीं मुद्दों के आधार पर कहीं ना कहीं जनता ने ये वोट की है और उसी को लेकर के ये रुझान सामने आ रहे हैं। अगर शिवराज सिंह की बात की जाए, मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, तो कहीं ना कहीं उनने अपने स्तर से जो जातीय समीकरण के आधार पर जो सभाएं की थी वो यहाँ पर वो कन्वर्ट होते हुए कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ पहुंचे थे, उनने भी कई सभाएं की थी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की बात की जाए तो कमलनाथ भी यहाँ पहुंचे थे, उनने भी सभाएं की थी। तो यहाँ अगर कांग्रेस बोले कि कांग्रेस को वोट मिला है तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पर कांग्रेस को वोट मिला है। जो स्थानीय चेहरे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसके आधार पर यहाँ पर जनता के द्वारा वोटिंग की गई है, मैं ये मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दमोह का दंगल अभी भी चल रहा है और बढ़त की तरफ कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। 17,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त कांग्रेस ने बना रखी है। 15वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, 16वें राउंड की गिनती बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कुल 26 राउंड होने हैं और देखना होगा कि आखिर में नतीजे किसके पक्ष में आते हैं या किसकी जीत होती है, तो कितनी बड़ी ये जीत होती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। तत्काल सभी के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करें। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश, आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से वैक्सीनेशन को लेकर शुरू हो गया।
कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आपने एक दिन में केवल 2000 वैक्सीन लगाई। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसी तेजी से राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ वो राज्यों में शामिल हुआ जो पहले ही दिन 18 साल से अधिक उम्र वाले के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत तो की, मगर उसके लिए अंत्योदय कार्ड की अनिवार्यता को करके एक नई तरह की राजनीति को जन्म दिया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष सीधे सरकार पे हमलावर हो गई और अलग अलग माध्यमों से सीधे सरकार पे तंज कसना शुरू की कि आखिरकार सरकार अपने तो टीका लगवा ली। मतलब ये कि मुख्यमंत्री का नाम लेके, अन्य मंत्रियों का नाम लेके, विधायकों का नाम लेके विपक्ष ने यह कहा कि जब उनकी बारी थी तब वो उन्होंने टीका लगवा लिया, तब उस समय उन्हें लाल और पीला कार्ड या सामाजिक न्याय की याद नहीं आई। लेकिन अब जब 18 साल से अधिक उम्र वाले युवाओं को टीका लगना है तो ऐसे में अपने आप को टीका लगवा के सुरक्षित कर चुके सरकार को अब अंत्योदय की याद आ रही है, अब सामाजिक न्याय की याद आ रही है। यह बात सच है कि कल पहले दिन टीकाकरण की जब शुरुआत हुई तो 2000 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा, लेकिन यह भी सच है कि आज दोपहर 3 बजे तक 3600 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन कुल मिलाकर ये कि टीके की उपलब्धता पे ही ये पूरा अभियान टिका हुआ है और जिस तरह से टीके की उपलब्धता को लेकर लगातार राज्य और केंद्र आमने सामने है, उसी का परिणाम है कि टीकाकरण अभियान में देरी हो रही है। राज्य ने अपने आप को स्थापित किया कि 3 लाख से अधिक टीका एक दिन में लगाने की क्षमता छत्तीसगढ़ में है। ऐसे विकट भौगोलिक स्थिति के बाद भी बावजूद उसके राज्य की ओर से बार बार केंद्र को पत्र लिखा गया, इस बात का जिक्र किया गया कि आप जितने ज्यादा टीका हमें देंगे हम उतने जल्दी से वैक्सीनेशन कर पाएंगे, उतने जल्दी लोगों तक हम टीका पहुंचा पाएंगे। लेकिन टीके की उपलब्धता को लेकर जो राजनीति शुरू हुई वो राज्यों के पाले में गेंद आ गए। उसके बाद स्थिति ये बनी कि राज्य अपने हिसाब से जब टीके की व्यवस्था करेगी तब जाके टीका लग पाएगा। दो इंस्टीट्यूट को, दो निर्माता कंपनी है भारत में, दोनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑर्डर किया। 25-25 लाख का 50 लाख टीका का ऑर्डर तो किया, लेकिन दोनों ही कंपनी ने समय पर आपूर्ति करने से हाथ खड़े कर दिया। जुलाई अंत तक का वक्त लिया। जिस तरह से कहा गया कि मई में केवल 3 लाख टीका दिया जाएगा, जून में 10 लाख और जुलाई के अंत तक 12 लाख टीका एक इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि जिस राज्य की क्षमता एक दिन में 3 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने की, उस राज्य में अगर एक महीने में 3 लाख टीका आएगा तो धरातल पे क्या स्थिति बनेगी। लेकिन कुल मिला के ये कि राजनीति अपने जगह, लोगों को टीकाकरण अपने जगह, कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़े हथियार के रूप में जिस टीके को माना जा रहा है, उस टीके की कमी का आक्रोश जो है वो जनता जनार्दन में आज भी देखने को मिला कि कई लोग ऐसे थे कि आज भी केंद्रों पे 18 साल से अधिक जिन्होंने कोविन पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड किया था वो टीका लगवाने पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि सरकार अंत्योदय के लिए ही केवल टीका उपलब्ध करवा पा रही है जिनके पास अंत्योदय कार्ड है। लेकिन सवाल यह भी है पुनीत कि जिस तरह से 1.5 लाख टीके के साथ आप अंत्योदय कार्ड पे शिफ्ट हुए हैं कि अंत्योदय कार्ड वाले को टीका लगाया जाएगा, अंत्योदय कार्ड की संख्या भी छत्तीसगढ़ में 14 लाख से ज्यादा है। तो 1.5 लाख टीके को कैसे 14 लाख लोगों को लगाया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के कि टीके पे सियासत थमने का शायद अवधेश ये मान सकते हैं हम कि ये जो धीमी रफ्तार है इसकी वजह भी शायद यही है कि वैक्सीन तो है ही नहीं। धीमी रफ्तार से धीरे धीरे ही सही कुछ तो चल रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो अवधेश। लेकिन एक बात ये थोड़ा समझना मैं आपसे चाहूंगा कि हम सुनील सोनी को देख रहे हैं, लगातार वो हमलावर हैं, खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष हों या दूसरे जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, उनसे ज्यादा एक्टिव सुनील सोनी इन दिनों नजर आ रहे हैं। लेकिन हमला करने से ज्यादा क्या अभी इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती कि चूंकि वो एक सांसद हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से को वो पूरा करें और केंद्र तक बात पहुंचाएं छत्तीसगढ़ की? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए वक्त इस वक्त राजनीति करने का नहीं है। सुनील सोनी इस वक्त में राजनीति को पाप मान तो रहे हैं, लेकिन राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। मतलब ये कि पाप तो दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जो सांसद इस बात की दुहाई देते हैं कि केंद्र ने जब मुफ्त में टीका दिया तब छत्तीसगढ़ के मंत्री जाके टीका लगवा लिए, और अब जब इन्हें अपने व्यवस्था से टीका लाना है तब ये लोगों को अंत्योदय की श्रेणी में बांट दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी सांसदों की संख्या है, 9 सांसद जीत के आए थे 11 में से, उनके द्वारा क्या कुछ धरातल पे केंद्र स्तर पे और राज्य के स्तर पे व्यवस्थाओं को
बहाल कराने में या टीके की मांग को लेकर क्या कुछ पहल किया गया? सत्ताधारी दल की ओर से बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि आपने केंद्र को टीका देने के लिए, आपने केंद्र को आईसीयू देने के लिए, वेंटिलेटर देने के लिए कितने बार पत्र लिखा, इस बात का जिक्र कर दीजिए। तो कुल मिला के यही है कि दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सत्ताधारी और विपक्ष हो, दोनों अपनी अपनी राजनीतिक लकीर तो खींच रही है, लेकिन जनता जनार्दन का क्या होगा इन बयानबाजियों और इन तमाम तरह की राजनीति के बीच, इस पे सोचने के लिए फिलहाल किसी के पास वक्त है सोचने के लिए वक्त नहीं है। और अवधेश खास बात तो ये कि इस वक्त में, जिस वक्त ये बयानबाजियां की जा रही हैं, ये वक्ती जो हालात बने हुए हैं उसमें तो वक्त बयानबाजी के लिए भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की मदद में अभी इनको व्यस्त होना चाहिए। और शायद मीडिया जाए तो इनको बोल देना चाहिए भैया बाद में बात करेंगे, अभी तो लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। लेकिन रोजाना बयान तो सामने आ ही रहे हैं, राजनीति करना पाप है यह भी बयान सामने आ रहा है और इसके जरिए भी राजनीति हो रही है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। बालोद जिले में रोजाना 400 से 500 नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच जन सहयोग से संचालित महावीर कोविड केयर सेंटर में इलाज करा रहे लोगों के फिजिकल फिटनेस पर भी ख्याल रखा जा रहा है। इन्हें रोज सुबह शाम योगाभ्यास, मेडिटेशन के माध्यम से मोटिवेट किया जाता है। जिले के अन्य कोविड सेंटर्स की अपेक्षा इस कोविड सेंटर का रिकवरी रेट भी बेहतर है। ये बालोद जिले का महावीर कोविड केयर सेंटर है, जहां भर्ती कोरोना मरीजों के इलाज के साथ इन्हें कई तरीकों से मोटिवेट किया जा रहा है। यहां मरीजों का भय दूर करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इन्हें खुले आसमान के नीचे योगाभ्यास कराया जाता है, जिससे इनको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल रही है, जिसका लाभ इन्हें मिल रहा है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया में जो एक कोरोना का भय का माहौल है, तो इस समय दो ही चीज़ें हैं जो यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए कारगर होगी। एक है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी बढ़ी रहे, और दूसरा हम जितना भय मुक्त हो। ठीक है, जैसा कि जब हम किसी भी चीज़ से अगर भयभीत होते हैं तो हमारी भयभीत होते इम्यूनिटी 50% कुछ घंटों के लिए डाउन हो जाती है। और निश्चित रूप से योग जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और यहाँ पर हम सिर्फ योग नहीं कर रहे हैं, योग के अलावा कुछ प्राणायाम भी इनको सिखा रहे हैं जो इनकी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में प्राण के स्तर को बढ़ाता है। और इसके साथ ही हम ध्यान भी करवा रहे हैं, और ध्यान करने से मन शांत होता है, भय मुक्त होता है। महावीर कोविड सेंटर में जिले के अलग अलग ग्रामीण इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं। पॉजिटिव होने के बाद लोग डरे सहमे यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ का माहौल देखकर इन्हें काफी खुशी मिलती है। हल्के फुल्के माहौल में रिकवर करने में संक्रमितों को काफी मदद मिल रही है। हम लोग योग शिक्षक धीरज शर्मा के साथ योग कर रहे हैं, साथ में हमारे पेशेंट जो योग कर रहे हैं, लोगों को बहुत आनंद आता है और इनकी इम्यूनिटी वगैरह बढ़ रही है। और हम लोग योग शिक्षक धीरज शर्मा के महावीर कोविड सेंटर की ओर से हृदय से आभारी व्यक्त करते हैं। हमारे धीरज भाई जो योगा क्लास ले रहे हैं, इससे लोगों का मनोबल बढ़ा है, और मनोबल बढ़ने से उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। यहाँ मरीज बहुत जल्दी स्वस्थ होके जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो तन मन धन से पूरे टाइम 24 घंटे यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। बालोद जिले में संचालित इस कोविड केयर सेंटर में न सिर्फ मरीजों का इलाज हो रहा है, बल्कि इन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाई जा रही है। इस सेंटर से स्वस्थ होकर लौटने वाले मरीजों को एक पौधा दिया जा रहा है और इसका देखभाल करने की अपील की जा रही है। महावीर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत 21 अप्रैल को हुई थी, जिसके बाद महज 12 दिनों में यहां से 26 मरीज स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।